क्या आप भी सोचते हैं कि कुछ लोग पैदा ही टैलेंटेड होते हैं? क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि क्यों कुछ लोग बचपन से ही टॉपर बन जाते हैं और कुछ लोग चाहे जितनी मेहनत करें फिर भी पीछे रह जाते हैं? क्या सच में सफलता सिर्फ किस्मत और टैलेंट का खेल है, या फिर इसके पीछे कोई और राज छिपा है? अगर आप भी अपनी जिंदगी की कड़ियों को समझना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर कौन से ऐसे नियम हैं जो चुपचाप कामयाब लोगों की जिंदगी चला रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में हम एक ऐसी बुक की बात करने जा रहे हैं जो आपके सारे भ्रम तोड़ेगी। ये बुक आपको ये समझाएगी कि आपकी असली ताकत कहाँ छिपी है और क्यों आज ही से आपको अपनी प्रैक्टिस का नज़रिया बदल देना चाहिए। अगर आप इस वीडियो को पूरा सुन लेते हैं तो मैं वादा करता हूँ आप सफलता को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल देंगे। इस किताब का नाम है बाउंस और इसे लिखा है मैथ्यू सईद ने। मैथ्यू खुद एक इंटरनेशनल टेबल टेनिस चैंपियन रह चुके हैं और उन्होंने इस किताब में ना सिर्फ अपनी जर्नी शेयर की है बल्कि ये भी बताया है कि क्यों प्रैक्टिस टैलेंट से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। उन्होंने ये साबित किया है कि सुपरस्टार्स पैदा नहीं होते, वो बनाए जाते हैं, और वो भी सिर्फ एक सीक्रेट के दम पर, डिलिब्रेट प्रैक्टिस। तो अगर आप भी सोचते हैं कि आप में कोई खास टैलेंट नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए एक रियलिटी चेक साबित हो सकता है। अगर आपको लगता है कि मेहनत करने के बावजूद आपकी लाइफ में वो ब्रेक थ्रू नहीं आ रहा, तो आज आप सही जगह पर आए हैं। वीडियो को पूरा सुनिए, और अगर आपको लगे कि ये बातें आपके अंदर कहीं गहराई से हिट कर रही हैं तो हमारे चैनल द ग्रेट राठौर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, एक कमेंट ज़रूर करिए, अब टैलेंट नहीं, प्रैक्टिस मेरी पहचान होगी। देखते हैं कितने लोग हैं जो आज से अपनी लाइफ को सीरियसली लेना शुरू करते हैं। कभी आपने सोचा है कि जब हम किसी चेस चैंपियन, क्रिकेटर या पियानो वादक को देखते हैं तो सबसे पहले हमारे मुंह से क्या निकलता है? वाह, कितना टैलेंटेड है ये बंदा। लेकिन क्या आपने कभी उस चमक के पीछे छिपी मेहनत को समझने की कोशिश की है? क्या आपने कभी सोचा है कि वो बच्चा जो 10 साल की उम्र में इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहा है, उसने कितने सालों तक रोज लगातार थकान और बोरियत से लड़ते हुए प्रैक्टिस की होगी? मैथ्यू शायद इस किताब में शुरुआत ही इस भ्रम को तोड़ने से करते हैं कि लोग पैदा होते हैं टैलेंटेड। वो कहते हैं कि टैलेंट, जैसा कि हम समझते हैं, अक्सर एक झूठा फॉर्मूला है। हम बाहर से किसी की परफॉर्मेंस देखते हैं और मान लेते हैं कि इसमें कुछ खास गॉड गिफ्टेड काबिलियत होगी, जबकि हकीकत ये है कि ज़्यादातर लोग जिनको हम टैलेंटेड समझते हैं उन्होंने बस बहुत पहले, बहुत मेहनत से, बहुत सोच समझकर प्रैक्टिस शुरू की होती है। मैथ्यू खुद इंग्लैंड के नंबर 1 टेबल टेनिस प्लेयर रह चुके हैं। लोग उन्हें टैलेंटेड कहते थे, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्हें कम उम्र में ही एक टॉप क्लास कोच मिल गया, एक बेहतरीन क्लब में खेलने का मौका मिला, और सबसे ज़रूरी, उन्होंने 10 साल की उम्र से ही डेली घंटों प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी थी। वो कहते हैं कि अगर कोई बच्चा 10 साल की उम्र तक 3 से 4 घंटे रोज़ प्रैक्टिस करे तो 18 साल की उम्र तक वो उस फील्ड में वर्ल्ड क्लास बन सकता है। लेकिन हम सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, वो सफ़र नहीं जिसे तय करके ये इंसान वहाँ तक पहुँचा है। ये चैप्टर हमें याद दिलाता है कि जन्मजात प्रतिभा पर यकीन करने से हम खुद की ग्रोथ पर ब्रेक लगा देते हैं। जब हम मान लेते हैं कि फलां इंसान तो टैलेंटेड है और हम नहीं हैं, तो हम खुद कोशिश करना छोड़ देते हैं। लेकिन जब हम ये समझते हैं कि हर स्किल सीखी जा सकती है, हर लेवल की परफॉर्मेंस ट्रेनिंग से हासिल की जा सकती है, तब हमारे अंदर कुछ बदलता है। शायद कई रिसर्च और उदाहरणों के जरिए ये समझाते हैं कि कैसे स्कूलों में भी टीचर बच्चों को गिफ्टेड या औसत बोलकर असल में उनका फ्यूचर तय कर देते हैं। जिन्हें गिफ्टेड मान लिया जाता है उन्हें ज़्यादा मौके मिलते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। जिन्हें औसत कहा जाता है वो खुद पर यकीन खो बैठते हैं। लेकिन ये फ़र्क स्किल का नहीं, सोच का होता है। शायद के मुताबिक टैलेंट एक लेजी थ्योरी है। ये हमारी समझ को सीमित कर देता है और मेहनत के मूल्य को कम करता है। असल सफलता का राज ये है कि आप बार बार गलतियां करें, उनसे सीखें और लगातार उस एक चीज़ को बेहतर करते जाए जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जब अगली बार आप किसी को परफेक्ट परफॉर्मेंस देते हुए देखें तो पूछिए, इसने इसके लिए कितनी बार फेल किया होगा, कितनी बार इसने थक कर भी खुद को उठाया होगा। क्योंकि असली गेम यही है, टैलेंट नहीं, डेली प्रैक्टिस ही वो सच है जिसे हर सफल इंसान जीता है। अगर सफलता सिर्फ समय देने से मिलती तो दुनिया के हर शख्स को
जो 10 साल से काम कर रहा है वो वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर बन चुका होता। लेकिन ऐसा नहीं है। बाउंस किताब का ये चैप्टर एक बेहद गहरा सच उजागर करता है कि सिर्फ प्रैक्टिस करना काफी नहीं होता। सही तरीके से, सही मकसद और सही माइंडसेट के साथ की गई प्रैक्टिस ही आपको एक्सपर्ट बनाती है। इसे कहते हैं डिलिब्रेट प्रैक्टिस। मैथ्यू साइड बताते हैं कि डिलिब्रेट प्रैक्टिस का मतलब है ऐसी अभ्यास प्रक्रिया जिसमें आप बार बार उसी चीज पर फोकस करते हैं जो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। आसान चीजों को दोहराना प्रैक्टिस नहीं कहलाता। अगर आप वही करते जा रहे हैं जो आपको पहले से आता है तो आप सिर्फ खुद को एक सीमित दायरे में मजबूत कर रहे हैं। लेकिन जब आप जानबूझकर अपनी कमजोरियों पर वार करते हैं, बार बार फेल होते हैं, बार बार सुधार करते हैं, तभी असली ग्रोथ होती है। इस चैप्टर में एक उदाहरण आता है जो बहुत इंस्पायर करता है। शायद अपने ही करियर का जिक्र करते हैं जब वो टेबल टेनिस में एक मूव को बार बार गलत कर रहे थे। उनके कोच ने उन्हें उसी एक मूव को हजारों बार रिपीट कराया, हर बार थोड़े बदलाव के साथ। वो कहते हैं कि उस एक अभ्यास ने उनके गेम को पूरी तरह बदल दिया। यही है डिलिब्रेट प्रैक्टिस, जहां आप जानबूझकर उस डिस्कम्फर्ट को चुनते हैं जो आपको आगे ले जाता है। डिलिब्रेट प्रैक्टिस में 3 चीजें जरूरी हैं। पहला, आपको एक स्पष्ट लक्ष्य पता हो। दूसरा, आपको लगातार फीडबैक मिलता रहे, चाहे वो कोच दे, मेंटर दे या आप खुद अपनी गलतियों को नोट करें। और तीसरा, आपको पूरे ध्यान और गंभीरता से वो अभ्यास करना हो। मतलब सिर्फ टाइम पास करने के लिए घंटों पसीना बहाना भी आपको मास्टर नहीं बनाएगा जब तक आप अंदर से खुद को बेहतर करने के लिए झोंक नहीं देते। साइड कहते हैं कि महान परफॉर्मर्स की एक और खास बात होती है, वो कभी भी अपनी परफॉर्मेंस से संतुष्ट नहीं होते। वो हर दिन खुद से सवाल करते हैं, मैं और बेहतर कैसे बन सकता हूँ। यही सवाल उन्हें डिलिब्रेट प्रैक्टिस की ओर धकेलता है। वो जानते हैं कि एक्सीलेंस कोई मंजिल नहीं है, ये एक प्रक्रिया है जो रुकती नहीं। चाहे वो एक क्लासिकल म्यूजिशियन हो, एक वर्ल्ड क्लास एथलीट या फिर कोई टॉप लेवल एंटरप्रेन्योर, सबकी सफलता के पीछे एक ही कॉमन एलिमेंट है। उन्होंने अपने कंफर्ट जोन को तोड़ा है और अपनी कमजोरियों पर बेशर्मी से वार किया है। उन्होंने आसान रास्तों को छोड़कर कठिन और थकाऊ प्रैक्टिस को गले लगाया है। ये चैप्टर हमें समझाता है कि डिलिब्रेट प्रैक्टिस सिर्फ एक स्किल बिल्डिंग टूल नहीं है, बल्कि ये एक माइंडसेट है। जब आप हर दिन खुद को थोड़े और बेहतर करने की ठान लेते हैं, तब आप भी उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं जिस पर दुनिया के बेस्ट वॉक करते हैं। तो अगली बार जब आप खुद को कहते सुने, मैंने तो बहुत मेहनत की है, तो खुद से ये भी पूछिए, क्या मैंने डिलिब्रेट मेहनत की है? क्योंकि सिर्फ घंटों गिनना काफी नहीं है। असली खेल उस अभ्यास का है जो आपके सबसे दर्दनाक हिस्सों को ठीक करने आता है। यही है वो पावर जो आपको भीड़ से उठाकर सबसे आगे ला सकती है। जब हम किसी सफल इंसान को देखते हैं, चाहे वो कोई ओलंपिक एथलीट हो, इंटरनेशनल म्यूजिशियन हो या फिर कोई अरबपति बिजनेसमैन, हम अक्सर सोचते हैं कि उसकी सफलता उसके टैलेंट, मेहनत और लगन की देन है। लेकिन इस चैप्टर में मैथ्यू शायद कुछ ऐसा रिवील करते हैं जो हमारी सोच को पूरी तरह हिला देता है। वो कहते हैं कि कामयाबी के पीछे सिर्फ आपकी कोशिशें नहीं होती, बल्कि कुछ छुपे हुए अनदेखे फैक्टर्स भी होते हैं जो शुरुआत से ही आपकी दिशा तय कर देते हैं। शायद अपने ही उदाहरण से शुरुआत करते हैं। वो बताते हैं कि उनका घर एक ऐसे जोन में था जहां इंग्लैंड का एक बेस्ट टेबल टेनिस क्लब मौजूद था। उन्हें कम उम्र में ही टॉप क्लास कोचिंग, वर्ल्ड क्लास प्लेयर के साथ खेलने का मौका और नियमित टूर्नामेंट एक्सपोजर मिला। उन्होंने मेहनत की, लेकिन सवाल ये है, अगर वो किसी और शहर में पैदा होते जहां टेबल टेनिस का कल्चर ही नहीं था, क्या वो फिर भी इंग्लैंड के नंबर 1 प्लेयर बन पाते? यहीं से आता है सफलता की छुपी हुई लॉजिक का कॉन्सेप्ट। ये लॉजिक बताता है कि आपकी सफलताओं में उन अवसरों का भी बड़ा रोल होता है जो आपको शुरुआती उम्र में मिलते हैं। वो स्कूल, वो माहौल, वो कोच, वो फैमिली सपोर्ट, वो इंस्पिरेशन और सबसे बढ़कर वो सही टाइमिंग। अगर आप समय से पहले या बाद में जन्मे होते तो शायद वही मौके आपको नहीं मिलते। चैप्टर में एक और दिलचस्प उदाहरण आता है कनाडा के हॉकी प्लेयर्स का। रिसर्च के अनुसार ज्यादातर टॉप लेवल प्लेयर्स का जन्म जनवरी से मार्च के बीच हुआ था। क्यों? क्योंकि कनाडा में जूनियर लीग्स की कट ऑफ डेट 1 जनवरी होती है। यानी जिन बच्चों का जन्म साल की शुरुआत में हुआ, उन्हें बाकी बच्चों के मुकाबले
ज्यादा उम्र, ज्यादा ताकत और ज्यादा एक्सपोजर मिला। वो थोड़े बड़े दिखे, इसलिए उन्हें ज्यादा ट्रेनिंग मिली, ज्यादा कोचिंग मिली और यहीं से उनकी ग्रोथ का चक्र तेजी से चल पड़ा। शायद इस लॉजिक से ये साबित करते हैं कि सफलता किसी एक इंसान की मेहनत का नहीं, बल्कि कई फॉर्सन और अनफॉर्सन फैक्टर्स का रिजल्ट होती है। इसका ये मतलब नहीं कि मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि हमें शुरुआत में ही एक्सपोजर, ट्रेनिंग और सपोर्ट का महत्व समझना चाहिए। और अगर आपको ये मौके नहीं मिले तो मायूस होने की बजाय आपको खुद वो माहौल बनाना होगा। ये चैप्टर उन सभी के लिए आंखें खोलने वाला है जो सोचते हैं कि शायद मैं उस लेवल तक नहीं पहुंच सकता। संयत कहते हैं कि अगर आपको सही मौके नहीं मिले तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सफल नहीं हो सकते, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि आपको अपने लिए वो मौके खुद गढ़ने होंगे, अपने ट्रेनिंग सिस्टम, अपने रोल मॉडल्स और अपनी माइंडसेट से। सच ये है कि हम सभी के जीवन में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जहां सही इंसान, सही माहौल और सही वक्त एक साथ मिलते हैं। बस जरूरत है उन्हें पहचानने की। सफलता कोई मिस्ट्री नहीं है, बल्कि एक लॉजिक है जो अगर हमें समझ आ जाए तो हम भी उस लॉजिक को अपने फेवर में मोड़ सकते हैं। जब कोई बच्चा कम उम्र में ही किसी स्किल में तेज होता है, जैसे पेंटिंग, मैथ्स या खेल, तो हम कहते हैं ये बच्चा तो गॉड गिफ्टेड है। फिर वो बच्चा भी खुद को टैलेंटेड मानने लगता है। शुरू में यह बात उसे मोटिवेट करती है, लेकिन मैथ्यू सायद बताते हैं कि यहीं से शुरू होता है एक खतरनाक चक्र जिसे वो द कर्स ऑफ टैलेंट यानी टैलेंट का शाप कहते हैं। जब आप खुद को टैलेंटेड मान लेते हैं तो आप अपने आसपास की तारीफों और पहचान में उलझ जाते हैं। आप मेहनत से नहीं, बल्कि अपनी नेचुरल एबिलिटी पर भरोसा करने लगते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि आप खुद को सीखने वाले से पहले से ही जानने वाला समझने लगते हैं, और यही होता है वो मोड़ जहां से आपकी ग्रोथ रुक जाती है। शायद इस बात को साबित करने के लिए एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट का हवाला देते हैं। 2 ग्रुप्स को एक ही टास्क दिया गया, लेकिन एक ग्रुप को बताया गया कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, जबकि दूसरे को कहा गया तुमने बहुत मेहनत की है। रिजल्ट चौंकाने वाले थे। पहले ग्रुप ने अगली बार मुश्किल कामों से बचना शुरू कर दिया ताकि उनकी टैलेंटेड इमेज खराब ना हो जाए, जबकि दूसरा ग्रुप चुनौतीपूर्ण टास्क को अपनाता गया क्योंकि उन्हें ग्रोथ की आदत लग चुकी थी। साइद बताते हैं कि जब कोई खुद को टैलेंटेड समझने लगता है तो वो फेलियर को एक खतरे की तरह देखता है। वो सोचता है अगर मैं फेल हुआ तो लोग समझेंगे कि मैं उतना टैलेंटेड नहीं हूं जितना वो सोचते हैं। यही डर उसे रिस्क लेने से रोकता है और यहीं से उसकी सीखने की क्षमता बंद हो जाती है। इसके उलट जो लोग खुद को सीखने वाला समझते हैं वो हर फेलियर को एक कदम मानते हैं अपनी सफलता की ओर। उन्हें डर नहीं लगता क्योंकि उनकी पहचान टैलेंट पर नहीं, मेहनत और सीखने पर टिकी होती है। ये लोग भले धीरे चले लेकिन लगातार आगे बढ़ते रहते हैं और आखिर में वही सबसे ऊंचे मुकाम तक पहुंचते हैं। मैथ्यू शायद अपने खुद के अनुभव साझा करते हैं कि कैसे जब उन्हें प्रोडिजी कहा जाने लगा तो उन्होंने अपनी प्रैक्टिस में डील देनी शुरू कर दी। उन्हें लगने लगा कि अब उन्हें ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं, लेकिन जब हार का सामना हुआ तब उन्हें समझ में आया कि टैलेंट एक डेड एंड बन सकता है अगर वो सीखने की आदत को निगल जाए। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख ये है कि टैलेंट को गले लगाने में कोई बुराई नहीं, लेकिन अगर आप उस पर टिक कर बैठ जाते हैं तो वो एक धीमा जहर बन जाता है। असली ग्रोथ तब होती है जब आप खुद को हर दिन एक स्टूडेंट मानते हैं, चाहे आपने कितनी भी ऊंचाई क्यों ना छू ली हो। अगर आप सोचते हैं कि मैं तो स्मार्ट हूं, मुझे ये आना चाहिए, तो थोड़ा रुकिए और खुद से पूछिए क्या मैं अभी भी सीख रहा हूं या सिर्फ अपनी इमेज को बचा रहा हूं। क्योंकि यकीन मानिए दुनिया टैलेंट की नहीं, सीखते रहने वालों की है। आपने कई बार देखा होगा कि कोई खिलाड़ी जो आम दिनों में शानदार प्रदर्शन करता है, एक बड़े टूर्नामेंट या फाइनल के वक्त सबसे आसान शॉट भी मिस कर देता है। ऐसा क्यों होता है? क्या उसकी तैयारी में कमी थी? क्या वो उतना टैलेंटेड नहीं था जितना हम सोचते थे? मैथ्यू शायद इस चैप्टर में इसी रहस्य को उजागर करते हैं और इसे नाम देते हैं चोकिंग, यानी दबाव में दम घुट जाना। शायद कहते हैं कि जब हम किसी चीज को बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारे अंदर ऑटोमेटिक बन जाती है। जैसे कोई पियानो वादक अपनी उंगलियों से नोट्स को सोचकर नहीं बल्कि महसूस करके बजाता है, या कोई टेबल टेनिस प्लेयर बॉल के आने से पहले ही रिएक्शन दे देता है। ये ऑटोमेटिक एक्शन तब तक शानदार काम करता है
जब तक दिमाग में सोचना शुरू नहीं होता। अब जैसे ही कोई बड़ा मौका आता है, जैसे वर्ल्ड कप फाइनल, ओलंपिक या कोई इंटरव्यू, हमारे दिमाग में सवालों की बाढ़ आ जाती है। अगर मैं चूक गया तो लोग क्या कहेंगे, इतनी मेहनत बेकार हो जाएगी। और बस यहीं से शुरू होता है चोकिंग। आपका दिमाग उस ऑटोमेटिक मोड से बाहर आ जाता है और हर स्टेप पर सोचने लगता है, जैसे कि आप चलना भूल जाएं, क्योंकि अब आप हर कदम को प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं। नतीजा, एक आसान शॉट भी मुश्किल लगने लगता है। शायद इस बात को एक टेनिस प्लेयर के उदाहरण से समझाते हैं, जो प्रैक्टिस में बेस्ट सर्व करता था, लेकिन मैच में उसके हाथ कांपने लगते थे, क्योंकि वो अब प्रोसेस नहीं बल्कि परिणाम पर फोकस कर रहा था। और यही मानसिक शिफ्ट आपके अंदर की परफॉर्मेंस को तोड़ देता है। तो इससे बचा कैसे जाए? मैथ्यू बताते हैं कि इसका हल है ट्रस्ट योर ट्रेनिंग। यानी जब बड़ा पल आए तो खुद को याद दिलाओ कि ये वही चीज है जिसे तुमने 1000 बार किया है। तुम्हारा दिमाग अब खुद ब खुद उसे संभाल सकता है, अगर तुम बीच में दखल न दो। अपने माइंड को शांत रखो और सिर्फ उस पल में जियो। उस एक मूव पर फोकस करो, ना कि उसके रिजल्ट पर। एक और तरीका है प्रेशर को नॉर्मलाइज करना। इसका मतलब ये कि जब आप रोज की प्रैक्टिस को भी मैच जैसी सीरियसनेस से करते हो, तो बड़े मौके भी आपको साधारण लगने लगते हैं। इसलिए कुछ लोग प्रैक्टिस के दौरान खुद पर जानबूझकर प्रेशर बनाते हैं, जैसे टाइम लिमिट या दर्शकों की मौजूदगी, ताकि दिमाग आदत डाल ले कि दबाव में भी नॉर्मल रहना है। इस चैप्टर की सबसे अहम सीख ये है कि कभी कभी हमारी परफॉर्मेंस हमारे कंट्रोल में नहीं जाती, क्योंकि हम खुद को ओवर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जिंदगी के कई बड़े मौकों पर जब हमें खुद पर सबसे ज्यादा भरोसा चाहिए होता है, हम सबसे ज्यादा खुद से डरे हुए होते हैं। लेकिन अगर हम अपनी ट्रेनिंग पर भरोसा करना सीख लें, अगर हम प्रोसेस पर ध्यान दें न कि रिजल्ट पर, तो वही पल जो हमारे लिए डर का कारण होता है, वो हमारी सबसे बड़ी जीत बन सकता है। सफलता कोई रहस्यमयी चीज नहीं है जो सिर्फ किस्मत वालों के हिस्से में आती है। ये एक साइंस है, एक प्रक्रिया है जिसे समझा और दोहराया जा सकता है। मैथ्यू शायद इस चैप्टर में इसी बात को खोलकर समझाते हैं कि कैसे हमारा ब्रेन सीखता है, कैसे बार बार की गई कोशिशें दिमाग में असली और परमानेंट बदलाव लाती हैं, और कैसे हम सभी अपनी काबिलियत को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ा सकते हैं। हमारा दिमाग एक कमाल की मशीन है, जो जितना यूज होता है उतना तेज होता जाता है। ये बात न्यूरोप्लास्टिसिटी से समझी जा सकती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि हमारा ब्रेन लगातार खुद को रिवायर करता है। जब हम किसी नए स्किल को सीखते हैं या किसी पुरानी चीज को बार बार दोहराते हैं, तो हमारे ब्रेन में नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं, और यही कनेक्शन हमें उस स्किल में बेहतर बनाते हैं। मैथ्यू बताते हैं कि सफलता का मूल मंत्र सिर्फ एक है, रिपीटेड फोकस्ड प्रैक्टिस। यानी ऐसा अभ्यास जो सिर्फ टाइम पास के लिए ना हो, बल्कि सोच समझकर अपनी कमियों पर काम करने के लिए किया जाए। यह डिलिब्रेट प्रैक्टिस ब्रेन को बार बार एक ही पैटर्न पर काम करने को मजबूर करती है, जिससे दिमाग में वो पैटर्न स्थायी हो जाता है। एक पियानो वादक जब हर रोज घंटों तक स्केल्स को दोहराता है, तो उसका ब्रेन हर बार उस मूवमेंट को और भी बेहतर करता है। शुरुआत में जो मूव अनाड़ी लगता था, वही कुछ हफ्तों बाद फ्लूइड और नेचुरल बन जाता है। ये जादू नहीं बल्कि साइंस है, न्यूरल नेटवर्क्स का लगातार मजबूत होना। मैथ्यू ये भी बताते हैं कि सिर्फ समझ जाना काफी नहीं है। असली बदलाव तब आता है जब आप चीजों को बार बार दोहराते हैं। कई लोग एक किताब पढ़कर सोचते हैं कि अब वे एक्सपर्ट बन गए, लेकिन जब तक वो उस नॉलेज को रोजमर्रा की जिंदगी में लागू नहीं करते, तब तक वह ज्ञान उनके ब्रेन में स्थायी नहीं बनता। दिमाग को कुछ समझाने के लिए सिर्फ सुनना या देखना नहीं, बल्कि बार बार करना जरूरी है। इसके साथ ही वो बताते हैं कि माइंडसेट भी सीखने की साइंस में बड़ी भूमिका निभाता है। जो लोग सोचते हैं कि मैं सीख सकता हूं, उनके ब्रेन में ग्रोथ के लिए दरवाजे खुले रहते हैं, जबकि जो लोग मान लेते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, उनका ब्रेन धीरे धीरे सीखना बंद कर देता है। इस चैप्टर की सबसे गहरी बात यह है कि कोई भी इंसान, चाहे वो कितनी भी साधारण पृष्ठभूमि से क्यों ना आया हो, अगर वो सीखने के विज्ञान को समझ ले और उसे अपने जीवन में उतार ले, तो वो असाधारण बन सकता है। सफलता किस्मत से नहीं, बल्कि ब्रेन को बार बार ट्रेंड करके मिलती है, और ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसे कोई भी अपना सकता है, अगर वो मेहनत करने को तैयार है
और खुद पर भरोसा रखता है कि वो बदल सकता है। हमारे समाज में असफलता को एक बदनुमा दाग की तरह देखा जाता है। जैसे अगर आप फेल हो गए तो आप कमजोर हैं, नाकाबिल हैं या आप में कुछ कमी है। लेकिन मैथ्यू सायद की किताब बाउंस इस सोच को उल्टा कर देती है। इस चैप्टर में बताया गया है कि असफलता कोई रुकावट नहीं बल्कि सफलता की तैयारी होती है। जो लोग हर हार को सीखने का मौका मानते हैं वही लोग असल में आगे बढ़ते हैं और दूसरों से अलग मुकाम बनाते हैं। जब हम कोई नई चीज सीखते हैं तो शुरुआत में गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन यही गलतियां हमें आगे का रास्ता दिखाती हैं। मैथ्यू के मुताबिक जो लोग असफलता से डरते हैं वो रिस्क लेना बंद कर देते हैं, और जब आप रिस्क नहीं लेते तो आप सीखना भी बंद कर देते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि आप वहीं के वहीं रह जाते हैं, जबकि बाकी लोग जो गलतियां करने से नहीं डरते हर फेलियर से सीखते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। मैथ्यू अपने खुद के अनुभव को उदाहरण के रूप में रखते हैं। जब वो टेबल टेनिस के प्रोफेशनल प्लेयर थे तब उन्होंने महसूस किया कि हर हार उन्हें कुछ न कुछ सिखा रही थी, चाहे वो गेम की स्ट्रैटेजी हो, टाइमिंग हो या खुद की मेंटल स्ट्रेंथ। जब वो किसी मैच में हारते थे तो उनका पहला सवाल होता था, मैं इसमें क्या बेहतर कर सकता हूं। यही एटीट्यूड उन्हें हर बार और ज्यादा पावरफुल बनाता गया। इस चैप्टर की सबसे अहम बात यह है कि असफलता आपको आईना दिखाती है। ये आपको बताती है कि आप कहाँ गलत हैं, कहाँ सुधार की जरूरत है। लेकिन इस आईने को देखने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। जो लोग इसे नजरअंदाज करते हैं या हार के बाद खुद को दोष देने लगते हैं वो असल में खुद के खिलाफ काम कर रहे होते हैं। जबकि जो लोग इस हार को एक फीडबैक की तरह लेते हैं वो अपना पूरा सिस्टम अपग्रेड कर देते हैं। मैथ्यू ये भी कहते हैं कि बच्चों की परवरिश में भी यह माइंडसेट बहुत जरूरी है। अगर हम बच्चों को हर बार यह सिखाते हैं कि फेल होना बुरा है तो हम उन्हें सीखने से रोक रहे हैं। लेकिन अगर हम उन्हें यह सिखाएं कि फेल होना एक जरूरी हिस्सा है ग्रोथ का, तो वो हर नई चीज को खुलकर ट्राई करेंगे और अपनी असल पोटेंशियल तक पहुंच सकेंगे। इस चैप्टर का संदेश सीधा है, हार से भागो मत, उसे अपनाओ। असफलता आपको रोकने नहीं बल्कि आपको रीडायरेक्ट करने आती है। यह आपको आपकी कमियों से मिलवाती है ताकि आप उन्हें सुधार सको। और जब आप हर हार को सीखने का एक नया अवसर मान लेते हो तो फिर हार भी आपको आगे बढ़ाने लगती है। यही है असफलता की असली भूमिका, एक गुरु जो आपको आपके अगले लेवल तक पहुंचाने आया है। हर कोई चाहता है कि वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बने, बेस्ट बने, लेकिन बहुत कम लोग वर्ल्ड क्लास बनने का सपना देखते हैं और उससे भी कम लोग जानते हैं कि वर्ल्ड क्लास बनने का रास्ता क्या होता है। मैथ्यू सायद अपनी किताब बाउंस के इस आखिरी चैप्टर में ये साफ करते हैं कि कोई भी इंसान, चाहे वो कितनी भी मामूली शुरुआत से आया हो, अगर वो कुछ खास प्रिंसिपल्स को अपनाए तो वो वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर बन सकता है। और इसके लिए किसी जादू या जन्मजात टैलेंट की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है सिर्फ डेडिकेशन, डिसिप्लिन और डिलिब्रेट प्रैक्टिस की। मैथ्यू बताते हैं कि वर्ल्ड क्लास बनने की पहली शर्त है लंबे समय तक की गई सोच समझकर की गई प्रैक्टिस, यानी डिलिब्रेट प्रैक्टिस। ये वही अभ्यास है जिसमें आप अपनी कमजोरियों पर लगातार काम करते हैं और हर दिन खुद को 1% बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। सिर्फ वही प्रैक्टिस नहीं जिसमें आप जो जानते हैं उसे ही दोहराते रहते हैं, बल्कि वो जिसमें आप अपनी कमियों को एक्सपोज करके उन्हें सुधारते हैं। दूसरी ज़रूरी चीज़ है मेंटल टफनेस। जब आप एक बड़े गोल की तरफ बढ़ते हैं तो रुकावटें आना तय है। लोग आपको नीचा दिखाएंगे, फेलियर आएंगे और कई बार तो खुद आप भी खुद पर शक करेंगे। लेकिन जो लोग वर्ल्ड क्लास बनते हैं वो इन सब के बावजूद डटे रहते हैं। उनका फोकस बाहर की राय पर नहीं बल्कि अपनी ग्रोथ पर होता है। तीसरी बात है सही कोचिंग और सही एक्सपोजर। मैथ्यू इस बात को बहुत जोर देकर कहते हैं कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट बहुत मायने रखता है। अगर आपको शुरुआत में अच्छा गाइडेंस, अच्छे रिसोर्सेज और एक सपोर्टिव माहौल मिल जाता है तो आपका रास्ता आसान हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा न भी हो तो आप खुद अपना माहौल बना सकते हैं, ऑनलाइन लर्निंग से, मेंटर्स ढूंढकर या खुद को लगातार बेहतर बनाते हुए। इसके अलावा मैथ्यू एक और बहुत ज़रूरी बात कहते हैं। वर्ल्ड क्लास बनने के लिए ज़रूरी है कि आप फेल होने को एक्सेप्ट करें। जितने भी वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स हुए हैं वो सैकड़ों बार फेल हुए हैं, लेकिन हर फेलियर से उन्होंने कुछ सीखा। उन्होंने हर हार को एक स्टेप माना जो उन्हें उनके गोल के और करीब ले गया। आखिरी बात,
जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, आपका माइंडसेट। अगर आप मानते हैं कि आप बदल सकते हैं, बेहतर बन सकते हैं और वर्ल्ड क्लास बन सकते हैं, तो यही सोच आपको वो बनने की ताकत देगी। लेकिन अगर आप शुरू से मान बैठे हैं कि मैं तो बस इतना ही कर सकता हूं, तो आप खुद अपनी ग्रोथ की लिमिट सेट कर देते हैं। मैथ्यू शायद इस चैप्टर के जरिए ये मैसेज देते हैं कि वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस कोई रहस्य नहीं है। ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है। और अगर आप इस प्रोसेस को समझकर उस पर ईमानदारी से अमल करते हैं, तो आप भी उस स्तर तक पहुंच सकते हैं जहां दुनिया आपको देखकर कहे, वो कोई आम इंसान नहीं, वो वर्ल्ड क्लास है। बहुत लोग सिर्फ सपना देखते हैं, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो हर दिन उस सपने के लिए पसीना बहाते हैं। और बाउंस जैसी किताब उन लोगों के लिए एक रोड मैप की तरह है, जो ये मानते हैं कि टैलेंट से ज़्यादा ज़रूरी है मेहनत, डिलीबरेट प्रैक्टिस और फेलियर से सीखने की ताकत। अगर आप भी अपने अंदर छुपी वर्ल्ड क्लास कैपेसिटी को जगाना चाहते हैं, तो अब वक्त है उठने का, सोच बदलने का और एक ऐसा सिस्टम बनाने का जो आपको आपकी लिमिट्स से आगे ले जाए। किताब की सबसे गहरी सीख यही है, सुपर ह्यूमन बनने के लिए आपको सुपर ह्यूमन जन्म लेने की ज़रूरत नहीं होती। बस एक बार आपने ठान लिया कि अब रुकना नहीं है, तो आप भी उसी लीग में खड़े हो सकते हैं जहां आज के बड़े खिलाड़ी, कलाकार और लीडर्स खड़े हैं। अब आपसे एक खास रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो ने आपके अंदर कुछ हलचल मचाई है, तो द ग्रेट राठौर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम हर बार आपके लिए ऐसी ही मोटिवेशनल और माइंडसेट चेंज करने वाली बुक समरी लाते हैं, जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि ज़िंदगी बदलने के लिए होती है। और नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आप कौन सी स्किल में वर्ल्ड क्लास बनना चाहते हैं और उसके लिए आज पहला स्टेप क्या लेंगे। हम चाहते हैं कि ये चैनल सिर्फ मोटिवेशन का सोर्स न रहे, बल्कि एक कम्युनिटी बने जहां हम सब साथ में ग्रो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब, एक नई सोच और आपके अंदर छुपी एक नई ताकत के साथ। तब तक याद रखो, हार मान लेना टैलेंट का काम है, जीत के लिए लगन चाहिए